हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा एडू हब। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का अगला सेशन जिसमें हम राष्ट्रपति से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा पहला सवाल है, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन। अगर राष्ट्रपति के पद खाली होता है तो वो कितने दिनों में भरे जाने का प्रावधान है? तो आंसर इसका 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होकर नए राष्ट्रपति को पद पर बैठाना पड़ता है, यानी 6 मंथ के अंदर। अगला सवाल है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विदाउट द प्रीवियर अप्रूवल ऑफ। यानी कह रहा है कि किसकी मंजूरी के बिना धन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना आप लोकसभा में धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि धन विधेयक होता क्या है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 110 में यह कहा गया है कि एक मनी बिल होगा। यानी मनी बिल होता क्या है? तो अगर वैसा बिल जिसमें कि टैक्स प्रपोजल यानी टैक्स को बढ़ाना हो, घटाना हो, लोन लेना देना, अगर इसके बारे में अगर किसी बिल में बातचीत हो तो उसे हम धन विधेयक यानी मनी बिल कहते हैं। लेकिन हम और आप ये मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मनी बिल है या नहीं। इसका लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। अगर स्पीकर ये बोल देता है कि ये मनी बिल है तो आप उसे कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। तो लोकसभा का स्पीकर ही तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन धन विधेयक को तय करता है कि वो धन विधेयक है या नहीं है। तो लोकसभा स्पीकर तय करता है। और धन विधेयक को, मनी बिल को आप केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते, राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। अप्रूवल के लिए इसे केवल भेजना पड़ता है राज्यसभा में, लेकिन अगर वहाँ से अगर अप्रूव होता है या नहीं होता है, अगर 14 दिन के बाद अगर अप्रूव नहीं होता है तो इसे मान लिया जाता है कि राज्यसभा से भी अप्रूव हो चुका है। तो इसे केवल आप लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा है। अगर किसी की उम्र 35 वर्ष है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल है, अगर उससे कम है तो एलिजिबल नहीं है। मिनिमम एज है। ओनली CJI हु होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। यानी एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद धारण किया था। तो AM हिदायतुल्ला जो थे वो पहले CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट के पद को स्वीकार किया था। अब समझिए कि ऐसा हुआ क्यों। जब भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को बनना चाहिए था। मगर वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस समय थे VV गिरी। तो VV गिरी अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उपराष्ट्रपति पद त्याग देते हैं। तो दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाता है। उसके बाद सीनियर मोस्ट कौन बचता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए चीफ जस्टिस उस समय हिदायतुल्ला थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। तो इन्होंने कुछ समय तक के लिए भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। अगला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल देयर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में यह बताया गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ CJI। यानी मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? देखिए, राष्ट्रपति को नियुक्त करता है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अपने पद पर नहीं है तो कौन नियुक्त करेगा? तो चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट को। तो सही आंसर है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है,
फ्रॉम विच कंट्री द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडप्टेड फ्रॉम, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसे ली गई है अमेरिका के संविधान से। अब समझिए कि महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है। अगर आपको किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते। हटाने के लिए आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए आपको महाभियोग प्रक्रिया पेश करना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा दोनों में कहीं पर भी। तो वहाँ से अगर ये बिल पास होता है तो आप इसे राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं हटा सकते। इसलिए ये संविधान अमेरिका के संविधान से ली गई है। और इम्पीचमेंट से आप और किसी उनके पद से हटा सकते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके पद से हटा सकते हैं। अगला सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू हाउ मेनी मेंबर टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यानी जब राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? तो सही आंसर है इसका 14, यानी 14 लोगों को राष्ट्रपति पार्लियामेंट में नॉमिनेट कर सकता है। आप 14 समझिए कैसे। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12, तो 12 और 2 14 हो गए। तो टोटल अगर पार्लियामेंट से आपसे पूछता है कि बोथ हाउसेज में कितने नॉमिनेट कर सकते हैं तो हो गया 14। अगर राज्यसभा से पूछता है तो 12 और लोकसभा से 2। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार एसएससी में कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, तो राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, मैक्सिमम एज लिमिट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए अब कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए? मिनिमम तो हमें पता है कि कम से कम आपको 35 साल होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल होना चाहिए? तो इसका संविधान में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम का लिमिट है कि मिनिमम 35 साल होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं लगाया गया। आप देखे होंगे जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगता मैक्सिमम एज में। मिनिमम में याद रखेंगे 35 ईयर। अगला सवाल है, विच बिल कैन नॉट बी सेंट बैक बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो जो मनी बिल होता है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो मनी बिल जो है अगर वो पास हो जाता है लोकसभा में तो पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते राष्ट्रपति, उनको वहाँ पर साइन करना ही पड़ता है, अप्रूव करना ही पड़ता है। तो मनी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इन विच वीटो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द बिल फॉर रीथिंकिंग, यानी यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो किस वीटो का प्रयोग करते हैं? देखिए, अगर राष्ट्रपति किसी बिल को अगर लौटाते हैं पुनर्विचार के लिए यानी रीथिंकिंग के लिए, तो वो सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करते हैं। सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करके वो जो बिल है उसे वापस भेजते हैं रीथिंकिंग के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर भी वही बिल फिर पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुँच जाता है तो यहाँ पर उन्हें अप्रूव करना ही पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा सस्पेंसिव वीटो। अगला सवाल है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया, यानी भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो नेवी का चीफ होते हैं, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ, तीनों को नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी देश के खिलाफ वार डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी देश से अगर वार हो रहा है तो वहाँ पर वो पीस डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सब पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है, इसलिए उन्हें सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन है आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट रूल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी राष्ट्रपति शासन का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इन
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है किस देश से ली गई है? तो इसे ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे करना है, इसका मेथड क्या है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? तो हमें पता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो जाहिर है कि आप इनिशिएट प्रक्रिया वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो राज्यसभा में हम इम्पीचमेंट जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से शुरू कर सकते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तब। अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में केवल राज्यसभा में ही इनिशिएट कर सकते हैं, यानी शुरू कर सकते हैं। द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर, यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोनों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद फिर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जो जीतता है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनता है। हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शन? तो इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ सही ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों को नियुक्त करते हैं? तो आर्टिकल 124 के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त करते हैं आर्टिकल 124 के अंडर। नियुक्त करने से पहले वो जो सीनियर मोस्ट जज होता है वहाँ का, तो उनसे राष्ट्रपति सलाह लेते हैं, विचार करते हैं, उनके बाद ये डिसाइड करते हैं कि किसे हमें नियुक्त करना है। तो आर्टिकल 124 यहाँ सही आंसर है। हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी और ऑडिटर जनरल को महालेखाकार कहा जाता है। तो इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन दोनों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डोन, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख है? तो आर्टिकल 72 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी को भी क्षमा दान दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी केस में अगर उसे फांसी की सज़ा हुई है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे फांसी से बचाकर उम्र कैद में बदल सकता है। यानी अगर उम्र कैद की सज़ा है तो वो कुछ कम करा सकता है, लेकिन वो सीधे खारिज नहीं कर सकता। अगर किसी को सज़ा कुछ मिला है तो वो कम कर सकता है, कम करने का पावर है राष्ट्रपति के पास, लेकिन उसे पूरी तरह से ख़त्म करने का पावर नहीं है। तो आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति ये कर सकता है। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट हमेशा सभापति होता है राज्यसभा के। अभी हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन है? वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इनमें से किसने उपराष्ट्रपति के पद को त्याग कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था? तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, वीवी गिरी, जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद चुनाव होने वाला रहता है राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति अपने पद को त्याग देते हैं, यानी वीवी गिरी अपने पद को त्याग देते हैं क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का जो चुनाव होना था उसमें कंटेस्ट करना था, यानी उसमें भाग लेना था। तो यहाँ सही ऑप्शन है वीवी गिरी। हाउ मेनी टाइम ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ादी के बाद कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है?
तो सही आंसर है 3 बार। पहली बार जब इंडो चाइना वार हो रहा था तब, दूसरी बार इंडो पाक वार के समय, और तीसरी बार जब इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन जब हार गई थी 1974 या 75 में, तो उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। तो अभी तक केवल 3 बार ही आपातकाल स्थिति घोषित की गई है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, या ऐसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट कुछ सलाह दे सकता है। हालांकि उस सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे मान सकता है, ना चाहे तो नहीं मानेगा। ये टोटल पावर राष्ट्रपति के पास है। हु हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्ट करवाता है, यानी इलेक्शन करवाता है, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा। तो सुलझाने का पावर है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर कोई विवाद होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो आखिरी फैसला होगा। अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइट टू टेक डिसीजन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन डिस्प्यूट के मामले में निर्णय दे सकता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत दे सकता है। तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो निपटारा कर सकता है जो विवाद होता है इलेक्शन का उसमें। तो सही ऑप्शन है आर्टिकल 71। अगला सवाल है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करता है। जितने भी यहाँ समझिए, जितने भी सेंटर लेवल के जो पोस्ट हैं उन सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, वो भी अगर सेंटर लेवल पे देखा जाए तो एक ही पोस्ट है, तो उनकी नियुक्ति भी। अटॉर्नी जनरल भी एक ही पोस्ट है पूरे सेंटर का, पूरे देश का। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी वही है, अटॉर्नी जनरल भी एक ही है। तो इन जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, सेंटर लेवल के पोस्ट हैं, उन सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है, ये ध्यान रखेंगे। हाउ मैनी टाइम ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। यानी अगर राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। अगर वो जीतता है तो जितनी बार जीते उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ये केस अमेरिका में सीधे उल्टा हो जाता है। अमेरिका में ये नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 बार से ज़्यादा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसलिए जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो दोनों बार इलेक्ट किए थे और दोनों बार वो जीते थे, लेकिन तीसरे बार उनके पास पावर नहीं था, इसलिए वो कंटेस्ट नहीं कर पाए। तो इंडिया के केस में ये उल्टा है। इंडिया में आप कितनी बार भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, कोई लिमिट यहाँ नहीं है। अगला सवाल है, हाउ मच टाइम डू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट गेट टू कैंपेन, यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। 2 सप्ताह का समय मिलता है अपने चुनाव प्रचार करने के लिए। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रियर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। अगर आपको राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो आप इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया को लाएंगे तो कितनी दिनों की पूर्व सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। तो हमेशा 14 डेज का जो प्री सूचना देना पड़ता है। अगर आपको राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 14 डेज पहले राष्ट्रपति को ये सूचना देना पड़ेगा कि हाँ, हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू कर रहे हैं। बिना 14 डेज के नोटिस के पहले आप इम्पीचमेंट शुरू नहीं कर सकते। ये 14 डेज यहाँ सही आंसर है। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन, अगर भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो किसे सौंपते हैं। तो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंपते हैं।
अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ रहे हैं तो अपना इस्तीफा जो है वाइस प्रेसिडेंट को सौंप देते हैं। When the president submit his resignation to the vice president, who is informed first by the vice president? राष्ट्रपति जब अपना त्याग कर देता है पद का, तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है? अगर समझिए, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले किसे वो सूचना किसको देगा? तो सबसे पहले वो देगा स्पीकर ऑफ लोकसभा को। स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये बताया जाएगा कि यहाँ राष्ट्रपति जो है अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। तो लोकसभा में उस रेजिग्नेशन को पढ़ेंगे, जिससे देश को पता चलेगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पद का कर चुके हैं। सही आंसर है यहाँ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला सवाल है, फॉर हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट? जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? अगर समझिए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या बीमार है या किसी भी कारण से वो राष्ट्रपति पद पर फिलहाल नहीं है, तो उनकी जगह तो उपराष्ट्रपति लेंगे, लेकिन वो कितनी समय तक उप राष्ट्रपति का जो पद है वो धारण कर सकते हैं? तो केवल 6 महीने के अंदर। 6 महीने के जो पीरियड है उसके अंदर आपको इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा राष्ट्रपति का। तो उस समय के सिर्फ 6 महीने के अंदर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द, यानी भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो केवल 3 तरह के आपातकाल देश में लग सकते हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, यानी पूरे देश पर जो इमरजेंसी लगता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, यानी किसी स्टेट पर जो इमरजेंसी लगता है उसे का 2 हो गया। और तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, वित्तीय आपातकाल, यानी देश में अगर पैसे की कमी है या कुछ और रीज़न हो गया तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो फाइनेंशियल आपातकाल लगा सकता है। तो केवल 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंडर लागू कर सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट ऑन विच ग्राउंड ऑफ आर्टिकल? यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 और 365 दोनों में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति इम्पोज कर सकता है राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आर्टिकल 356 और 365। अगर केवल आपको 356 दिखे तो 356 लगाएं, 365 है तो दोनों में यही एक ही बात कहा गया है, तो बोथ बी एंड सी हो सकता है। अगला सवाल है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं? तो यहाँ पर आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी को राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। यहाँ पर समझिए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगता है। स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और 365 के अंडर लगता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंडर लगता है। तो यहाँ आर्टिकल 350 जो है इसकी 4 आर्टिकल के बाद 356 है और इसके 4 आर्टिकल के बाद 360 है। तो याद करने में आप अगर एक ही याद हो जाता है तो आप 4 करके आगे कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगला सवाल है, इन इंडिया प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश विथ द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। यानी भारत में राष्ट्रपति का जो शासन है 6 महीने तक जारी रहता है, लेकिन इसे प्रत्येक 6 महीने के
संसद की मंजूरी की अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? यानी समझिए कि भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है, लेकिन हर 6 महीने में आपको संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है उसे आगे बढ़ाने के लिए। आप डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते कि हम 2 साल 3 साल के लिए लगा सकते हैं। हर एक 6 महीने के बाद आपको संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है, तब आप उसे और 6 महीने और 6 महीने ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। तो कहाँ तक आप ऐसे करके बढ़ा सकते हैं? तो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक आप बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे तो अगर यहाँ अगर नियम नहीं रहे तो आप राष्ट्रपति शासन को कितने भी समय तक आप बढ़ा सकते हैं, तो फिर तो उस जो स्टेट है उसका जो डेमोक्रेसी है वो तो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। केवल 3 साल तक आप राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीने करके आप बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है, हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? भारत में राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं? तो बाय ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल हस्तांतरणीय वोट के जरिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी राज्य का प्रमुख, यानी इंडिया का जो हेड है। राज्य, यहाँ राज्य कहने का मतलब है कि वो इंडिया की बात कर रहा है, स्टेट। तो राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स मैनर अमेंडेड बाय, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और प्रणाली, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव और प्रणाली को किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके अमेंड करने के लिए, और कुछ राज्यों का परमिशन भी चाहिए। कुछ राज्य अगर आपको साथ देते हैं उस अमेंडमेंट में, और स्पेशल मेजोरिटी जब दोनों आपके पास हो तभी आप उस अमेंड को कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सेम पावर एंड फंक्शन एज, इनमें से किसके जैसा पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास? तो क्वीन ऑफ ब्रिटेन जो है, सेम पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन की महारानी के पास जो जो पावर है वही पावर है भारत के राष्ट्रपति के पास। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट वन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ, अगर किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, गवर्नर के लिए भी 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंटेड बाय, यानी किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो सही आंसर है प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ, भारत के राज्य के राज्यपाल को कितने लंबे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है? तो सही आंसर है इसका 5 ईयर, यानी 5 साल के कार्यकाल के लिए भारत का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज आंसरेबल टू, यानी किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सही आंसर है राष्ट्रपति। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ दीज आर्टिकल, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 123 में यह कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी इशू ऑर्डिनेंस कर सकता है। तो आर्टिकल 123। अगला सवाल है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने और 6 वीक, 6 मंथ एंड 6 वीक हो सकती है उसकी अधिकतम अवधि। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो फ्रेंड्स, आज ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था, और जितने भी आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो सभी पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी आर्टिकल हैं, तो आपको सभी को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।